हमारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशु के लिए हरे चारे वाली फसलों की खेती। भिंडी की उन्नत किस्में और बुआई तकनीक। पशुपालन से जुड़े किसानों के सामने पशुओं के आहार के लिए आमतौर पर हरे चारे की कमी बनी रहती है। ऐसे में अगर किसान अपने खेत के हिस्से में हरे चारे वाली फसलों की खेती करे तो पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध करा सकते हैं। तो चलिए चारे वाली फसलों की खेती के बारे में जानते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता से। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं पशुपालन भी एक कृषि के साथ साथ बहुत बड़ा दूसरा व्यवसाय है। इसमें भारत वर्ष के जितने भी राज्य हैं, अधिकांश राज्यों की अर्थव्यवस्था इन पर डिपेंड होती है। जहाँ तक पशु पोषण की बात है, पशु पोषण वो तभी संभव होगा जब हरा चारा उसको पर्याप्त मात्रा में संतुलित रूप में उसको मिलता रहेगा। पशुपालन व्यवसाय की सफलता मुख्यतः हरे चारे पर निर्भर करती है। पशुधन के लिए उपयोगी एवं आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हरा चारा एकमात्र सस्ता स्रोत है। अगर हरे चारे वाली फसलों की खेती के लिए भूमि की बात करें तो इनकी खेती लगभग सभी प्रकार की भूमियों में संभव है, परंतु अच्छे जल निकासी वाले दोमट, बुलाई दोमट भूमि तथा हल्की काली मिट्टी इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम रहती है। सफल खेती के लिए भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक उपयुक्त होता है। जहां तक खेती की तैयारी की बात है तो इसके लिए खेत की तैयारी खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाली हल से तथा 1 से 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करें और जुताई के बाद खेत में पाटा लगाकर मिट्टी मुलायम और भुरभुरी कर लेनी चाहिए। तो आज हम इसी के परिदृश्य में हम ये बताना चाहेंगे कि जून माह जो चल रहा है, आगे जुलाई का महीना आएगा, तो इसकी कुछ ऐसी बहुवर्षीय चारा फसलें हैं, चारा घासें हैं, जैसे शंकर नेपियर है, त्रिशंकर घास है, त्रिशंकर घास के साथ स्टाइलो ग्रास है, पारा ग्रास है। ये कुछ ऐसी बहुवर्षीय चारा घासें हैं जिनका अगर हम सीजनली चारा फसलें, जैसे मुख्य रूप से खरीफ सीजन में है, जैसे सुड़ान है, मीठी सुड़ान है, रसीला है, कुछ ऐसे प्रभेद हैं जो ज्वार के अच्छे प्रभेद हैं। दूसरा बोडा है, कोहिनूर है और यूपी 5286 है। कुछ और इसके अलावा बुंदेल लोबिया 1, 2, 3 इस तरह के IGFRI झांसी जो हमारा भारतीय चारागाह अनुसंधान
अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से कुछ ऐसे विकसित प्रभेद हैं जिनका हम खरीफ मौसम में हम चयन करके, और ये जो बहुवर्षीय चारा घासें हैं उनके साथ मिला करके, या तो हम उनके साथ पट्टियों में 3 से 4 मीटर की दूरी पर एक बेड बना देते हैं, 1 से 1.25 मीटर का चौड़ा और 1 फीट ऊंचाई का बेड बना करके, अथवा हमारे पास कितना रिसोर्सेज है, अगर ज्यादा बड़ा एरिया है तो हम उसी तरह हम उस दूरी को बढ़ा भी सकते हैं। मक्का खास तौर पर कई तरह की मिट्टी में हो सकता है। मक्का की मुख्य किस्में अफ्रीकन टॉल, विजय कंपोजिट, मोती कंपोजिट, गंगा 5 और जवाहर हैं। इस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 40 से 45 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। नेपियर घास, संकर नेपियर घास एक सदाबहार चारे वाली घास है, जिसमें नेपियर घास के मुकाबले ज्यादा पौधे और पत्ते होते हैं। इस फसल में कच्चा प्रोटीन 8 से 10% होता है। संकर नेपियर घास की मुख्य किस्में IGFRI 5, NB 21, NB 37, IGFRI 7 और 10 हैं। CO2 और CO3 उच्च गुणवत्ता वाली किस्में हैं और सालों तक उगाए जाने के लिए अनुकूल हैं। आमतौर पर 1 हेक्टेयर जमीन में 40,000 से 45,000 सिलिपस लगाने की जरूरत होती है। गिनी घास, ये घास 5 मीटर की लंबाई तक बढ़ता है। ये घास स्वादिष्ट सदाबहार घास होता है। इस घास की मुख्य किस्में हमाल, PPG 14, माकुनी और रिवर्स डेल है। इस घास को सभी प्रकार की मिट्टी जिसमें पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था हो उनमें उगाया जा सकता है। तो इस प्रकार दोनों बेड के बीच में जो ये खाली जगह पड़ा हुआ है, इसमें हम देखते हैं अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 40 किलोग्राम जो चारे वाली मक्का है, चाहे वो अफ्रीकन टाल है या और जवाहर है, विजय कंपोजिट है, और 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लाइन में सोइंग इसका करके और हम ले सकते हैं। इसी प्रकार जो बोडा प्रजाति है जिसको हम लोब या काओपी कहते हैं, उसका भी हम 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और उसकी भी हम 25 से 30 सेंटीमीटर के अंतराल पर उसको पंक्तियों में उसकी बुवाई कर सकते हैं। और जो मंडवा की जो खरीफ में है उसका हम नर्सरी से के माध्यम से या ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से सिचुएशन के हिसाब से हम उसका सिलेक्शन करके और उसका उत्पादन आसानी से ले सकते हैं। भरपूर चारा पैदावार के लिए खाद एवं उर्वरकों की संतुलित मात्रा का उपयोग करना आवश्यक होता है। पोषक तत्वों की सही मात्रा का निर्धारण मृदा परीक्षण के आधार पर हो सकता है। खेत की अंतिम जुताई के समय 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर खाद खेत में मिला देना चाहिए। पौधों की उचित बढ़वार के लिए 80 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस एवं 25 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। नत्रजन की आधी मात्रा बुवाई के समय तथा शेष मात्रा 2 भागों में बांटकर बुवाई की 30 से 35 दिन बाद एवं प्रथम कटाई के तुरंत बाद देना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण की बात है। जनरली चारे की फसल में कोई भी खरपतवार नियंत्रण रासायनिक तौर पर नहीं किया जा सकता, और प्रारंभिक स्थिति में जो हमारा 1 महीने से पहले की स्थिति में जो सामान्य हमारे सीजनली खरपतवार होते हैं उनको एक बार निरकोनी करके हम खरपतवारों को सहजता से निकाल देते हैं। तो सिंचाई की बात है, देखिए जो बहुवर्षीय चारा घासें हैं, हम जानते हैं मानसून अब बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है। कहीं 15 जून से, कहीं 18 जून से, कहीं 20 जून से दस्तक अपने दे रहा है। उचित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नमी है, तो शुरुआत में अंकुरण होने तक कोई सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन साथ ही जब हमारा 25 से 30 दिन का हमारा फसल हो जाता है तो उसमें एक हम सिंचाई कर देते हैं। और अगर बारिश लगातार उसमें होता रहता है मानसून के चलते हुए, तो जनरली 2 से 3 सिंचाई में हमारा जितना भी चारे की फसलें हैं, वो मौसमी चारा की फसलें वो तैयार हो जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरे साल भर में जो बहुवर्षीय चारा घासें हैं उससे 5 से 6 कटिंग जनरली आमतौर पर सभी चारा घासों से ली जा सकती हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़े हुए कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। खरीफ का मौसम चल रहा है और इस मौसम में अगर आप भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो अभी इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन भिंडी की फसल से भरपूर पैदावार मिले इसके लिए भिंडी की खेती वैज्ञानिक तरीके से करनी होगी, जिसे हमारे बीच साझा कर रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.बी. वर्मा। आज के परिवेश में या आज के समय में जो चल रहा है, वातावरण चल रहा है, इसमें हम भिंडी की खेती कैसे करें, वैज्ञानिक तरीके से कैसे भिंडी की खेती करें जिससे हम अच्छी से अच्छी उपज ले सकें, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो भिंडी की खेती, आप भिंडी के बारे में आप जानते हैं कि भिंडी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और ये 2 सीजन में आपको उपलब्ध हो पाती है, एक गर्मी के सीजन में और एक बरसात के सीजन में। दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि इसकी जब खेती करनी हो तो सबसे पहले किसान भाई को इसकी जलवायु का और भूमि का अच्छी तरह से पता भी होना चाहिए। तो एक बात खास करके जान लीजिए, इसके लिए कम से कम इसकी अच्छी पैदावार के लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना भी ज़रूरी है। सॉइल की अगर बात करें तो इसके लिए कोई भी अगर क्रॉप है इसको लगाने के लिए थोड़ा सा जो है ऑर्गेनिक मैटर, खेत में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टियां जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हों अच्छी होती है। खेती की तैयारी के समय 1 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी जो है कौन कौन सी जो है इसकी प्रजातियां आप सेलेक्ट करें, कौन कौन सी प्रजाति लेंगे इसके लिए। तो इसमें देखिए बनारस से निकली हुई है काशी एक 7 धारी करके है, और प्रभनी क्रांति आप जानते हैं काशी 7 धारी है, काशी 5 धारी है, अविनाश करके है। तो ये सब वैरायटी है जिसको आप जो है लगा करके आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद 1 महीना पहले आप खेत में डाल करके अच्छी तरह से मिला दें, या अगर समय नहीं है तो कम से कम 15 से 20 दिन पहले खेत में डाल करके अच्छी तरह से इसको मिला दें, जिससे उसका मिनरलाइजेशन अच्छी तरह से हो सके, पौधे के विकास के लिए उसको उपलब्ध हो सके। दूसरी चीज़ अगर उर्वरक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा उर्वरक की मात्रा ज़्यादा लगती है, यानी 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं और करीब करीब 70 से 80 केजी फास्फोरस और इतना ही हम पोटास की मात्रा उपयोग करते हैं। तो जब भी खाद देने की बात आती है तो उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें कि नाइट्रोजन की पूरी मात्रा बुआई के समय नहीं देते हैं, नाइट्रोजन की आधी मात्रा देते हैं और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा ये भिंडी के बुआई के समय दे देते हैं। और जो बाकी भिंडी में जो बाकी आप बचा के रखे रहते हैं 50% जो है नाइट्रोजन जो है उसको 30 से 35 दिन के बाद जब उसमें निकाई उड़ाई आप करते हैं तो उस समय दे करके हल्की सी सिंचाई कर दीजिए। जहां तक की बीज दर की बात है तो 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, भिंडी के बीजों की बुआई के पहले बीजों को 12 से 24 घंटे पानी में डुबाकर रखने से अच्छा अंकुरण होता है। बुआई से पहले 2.5 ग्राम कार्बनडाइजम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद इमिडाक्लोप्रिड की 6 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीजों को शोधित कर लें। अब हम कहते हैं कि बुआई का समय क्या है इसका, तो हमने बताया कि ये जब मौसम गर्म रहता है इसका जमाव जो होता है कम से कम 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, तभी इसमें अच्छा होता है। कम से कम 30 यानी 17 से कम होगा तो इसमें जमाव नहीं होगा। तो उस समय जो है भिंडी ग्रोथ अच्छी होती है, तो उसमें कम से कम 45 और 30 पे या 60-30 पे आप लगाइए। तो 45-30 पे लगाइए जिससे प्लांट पॉपुलेशन भी मेंटेन रहे आपका। बरसात में एक समस्या होती है कि बरसात में जो है येलो बेन मोज़ेक वायरस बहुत तगड़ा आता है जिसमें पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, देखते हैं, जिसका वेक्टर होता है एफिड।
तो किसान भाई को ये सलाह दी जाती है कि अगर ये इस तरह की समस्या आती है बरसात के सीजन में, अगर एफिड्स लग जाता है तो एफिड्स के लिए आप जो इमिडाक्लोरपिड जो है 1 ml पर 3 लीटर पानी में घोल करके आप जो है 1-2 छिड़काव कर दीजिए और आपकी फसल बच जाएगी। लेकिन ये शुरू में ही करना है जब आपको दिखाई पड़ने लगे कि हाँ इसमें लग रहा है। तो अगर और जहाँ तक अब सिंचाई की बात करें तो सिंचाई देखिए दोनों समय की अगर बात करते हैं तो बरसात में तो सिंचाई जनरली अगर बारिश हो जाती है तो आपको उसके हिसाब से करना है कि अगर बारिश हो गई तो भाई ठीक है 10 दिन पे भी तैयार हो जाएगा, 15 दिन पे पानी चला जाएगा। और पानी नहीं जाता है तो ड्रेनेज करके उसका पानी निकाल लिए। पानी का बहुत जल जमाव नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्षा के अनुसार आपको सिंचाई करना है देख करके कि पौधे सूखने ना पाए। ये तो किसान भाई अच्छी तरह से जो भी वैज्ञानिक विधि बताए गए हैं उस वैज्ञानिक विधि से अगर आप खेती करते हैं तो 125 से लेकर के 150 कुंतल प्रति हेक्टेयर तक आपको अच्छी पैदावार मिल जाएगी और इससे आप अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। और दोनों सीजन में इससे आप आमदनी कमा सकते हैं, गर्मी के मौसम में भी और बरसात के मौसम में भी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।